स्वागत है आप सभी का नए एक वीडियो लेक्चर में। मध्य प्रदेश सर्कल का ये एमटीएस का क्वेश्चन पेपर है 2020 का। डिपार्टमेंट के और जीके के सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे इस वीडियो में। बाकी आपको मैथमेटिक्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। और रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस पोस्टमैन या फिर पीएएस से, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रेगुलर क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। वीडियो लेक्चर एक टॉपिक के लिए आपको मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। डेली आपका एग्जाम होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं और प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करवाए जाते हैं। तो आप जुड़ के उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं कि हर बार नए क्वेश्चंस पूछे जाएं। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपने क्वेश्चन पेपर्स किए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है एग्जाम में। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ के इनकी पीडीएफ फाइल्स भी ले सकते हैं और रेगुलर क्लासेस में जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। और साथ में हमारी जो हिंदी क्लासेस हैं हम वो भी शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप अभी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे उस चैनल पे भी हम हिंदी क्लासेस जो हैं वो शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे पास मध्य प्रदेश सर्कल का ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस भी मैं बोलूँगा, अपने आंसर्स को देने की कोशिश करें। आपको आपकी कमियों का पता चलेगा, आपको कहाँ पे और अधिक मेहनत करनी है उस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पोस्ट ऑफिसेज आर डिवाइडेड इनटू, डाक घरों को कितने वर्गों में, कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऑप्शंस हैं आपके पास 2 क्लासेस, 3 क्लासेस, 4 या फिर 10 क्लासेस। तो हमें पता है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन और बार बार हमने पढ़ा हुआ है कि डाक घरों को 3 वर्गों में, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। और ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? आपकी हेड ऑफिस, प्रधान कार्यालय, ठीक है, प्रधान डाकघर जिसे कहा जाता है, उसका सब ऑफिस, उप डाकघर, और नीचे सबसे आता है, अगर लोअर सबसे कहा जाए स्टेटस किसका है, वो आता है ब्रांच ऑफिस, शाखा डाकघर। तो एचओ सबसे ऊपर, ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा एसओ, और सबसे नीचे आता है आपका बीओ। और कई बार आपसे ये सीक्वेंस भी पूछी जाती है कि कैसे रहता है, एचओ के बाद एसओ, एसओ के बाद बीओ आता है, इस तरह से ये रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास बी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स आर केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ग्रामीण डाक सेवक के प्रभार वाले डाक घरों को अधिकतम कितनी अवधि के लिए खोलकर रखा जा सकता है। तो बहुत सारे जीडीएस हैं, क्योंकि एमटीएस का ये क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो एमटीएस की प्रेपरेशन आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जीडीएस हैं। और अगर आप जीडीएस हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अधिकार में, आप जिसके आपके इंचार्ज हैं, आप जिस भी डाकघर के इंचार्ज हैं, वो मैक्सिमम कितने आवर्स के लिए खुले रहते हैं? 7.5 आवर्स, 8 आवर्स, 3 आवर्स या फिर 5 आवर्स। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? अधिकतम। तो अधिकतम 5 घंटे के लिए ये खुले रहते हैं। और मिनिमम वर्किंग आवर्स की बात करें तो वो कितने हैं? 4 आवर्स। तो इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन मोस्ट स्टेशनरी आरएमएस ऑफिसेज अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर। आरएमएस के अधिकांश स्थिर कार्यालयों में किस चीज़ की व्यवस्था की जाती है? बुकिंग ऑफ मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर बुक करने की, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल एंड सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, पत्र मेल के पंजीकृत लेखों की, ठीक है, ये चीज़ें। जैसे आपके पास यहाँ पे पंजीकृत आ रहा है, अपंजीकृत आ रहा है, इंश्योर्ड आ रहा है, अनइंश्योर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से रखना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया? पत्र मेल के, पत्र मेल में इनके लेटर्स, आपको पार्सल इसमें इंक्लूड नहीं करना है। पत्र मेल के पंजीकृत लेख यानी कि रजिस्टर्ड जो भी आर्टिकल होंगे उनकी बुकिंग, डाक टिकटों तथा स्टेशनरी की बिक्री करने के लिए, उसके बाद डिलीवरी ऑफ अनरजिस्टर्ड मेल्स टू इंडिविजुअल्स, या फिर व्यक्तियों को अपंजीकृत मेल का वितरण करना, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे कौन से अरेंजमेंट किए जाते हैं? बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल एंड सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, आपके पंजीकृत लेखों को बुक करना, और उसके बाद पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी को बेचने की जो व्यवस्था है वो की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ द एंडेयर ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू फॉरवर्ड बाई द अर्लीस्ट पॉसिबल मेल एंड इफेक्ट डिलीवरी एज एक्सपेडिशियसली एज पॉसिबल टू ऑल। किन लेखों के लिए डाक घर का ये प्रयास होता है इनको यथाशीघ्र डाक से अग्रेषित करके यथाशीघ्र वितरित कर दिया जाए? किन आर्टिकल्स के लिए पोस्ट ऑफिस की, डाकघर की ये कोशिश रहती है कि इनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भेजा जाए, आगे इनको प्रसारित किया जाए, और जितनी जल्दी हो सके इनका वितरण हो जाए। तो कौन से आर्टिकल्स के लिए रहेगा? ऑप्शन है आपके पास, फुली प्रीपेड आर्टिकल, पूरी तरह से भुगतान किए हुए लेखों के लिए, अनपेड आर्टिकल्स, अवैतनिक लेखों के लिए, बोथ फुली प्रीपेड एंड अनपेड आर्टिकल्स
पूरी तरह से प्रीपेड और अनपेड जो भी अवैतनिक लेख हैं दोनों के लिए इनमें से कोई भी नहीं। तो जो पूरी तरह से भुगतान किए हुए लेख होते हैं, फुली प्रीपेड आर्टिकल्स जो होते हैं, उनके लिए डाकघर का ये प्रयास रहता है उनको जितनी जल्दी हो सके अग्रेषित किया जाए, ये पोस्ट करके उनको जितनी जल्दी हो सके उनका वितरण किया जाए, डिलीवरी की जाए। आपकी यहाँ पे ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कैटर टू द नीड्स ऑफ फ्लैट लिस्ट्स द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ सेटअप। डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डाक विभाग ने क्या स्थापित किया है? तो ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास क्या बोली गई हैं। सबसे पहले है फ्लैटलिक ब्यूरो एट दी प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस, प्रधान डाक घरों में डाक टिकट ब्यूरो की स्थापना की गई है। पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल इन पोस्ट ऑफिस, डाक घरों में लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ खोले गए हैं। स्टैंप सेल सेंटर्स इन पोस्ट ऑफिस, डाक घरों में स्टैंप सेल सेंटर खोले गए हैं। इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या किया गया है? फ्लैटली ब्यूरो एट प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस, प्रधान डाकघरों में डाक टिकट ब्यूरो जो है वो खोले गए हैं ताकि जितने भी डाक टिकट संग्रह करता है उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। आपकी जहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अब इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है कि जो आपके ओवरसीज ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि विदेशी जो डाक टिकट के ऑर्डर होते हैं, उनको कहाँ पर निष्पादित किया जाता है? बॉम्बे जीपीओ में किया जाता है। और आपका जो फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट है मिनिमम कितने रुपए से खुल जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, वेयर दी स्टैम्प्स शुड बी अफिक्स्ड ऑन दी आर्टिकल। लेखों पर डाक टिकट कहाँ पर चिपकानी चाहिए? ऑन दी बैक साइड ऑफ दी आर्टिकल, लेखों के पिछली ओर। उसके बाद टू दी राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड, पता पक्ष के दाहिने हाथ के ऊपरी कोने में। टू दी लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड, पता पक्ष के बाएं हाथ के शीर्ष कोने में। या फिर ऑल दी अबव। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगेगा या लगा हो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बाकियों की आप हेल्प करेंगे क्योंकि बाकी भी उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, जो डाक टिकट आप चिपकाते हैं किसी भी लेख के ऊपर कहाँ पर चिपकाने चाहिए? तो ये मान लीजिए आपका एक आर्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो लिखा जाता है वो क्या लिखते हैं आप? यहाँ पे लिखते हैं सेंडर का एड्रेस, जो प्रेषक है उसको भेज रहा है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे आता है आपके एड्रेसी का नाम जो प्राप्त करता है लेख का। अब जो आप डाक टिकट चिपकाएंगे वो कहाँ पे चिपकाएंगे? यानी कि जिस साइड पे आपने एड्रेसी का एड्रेस लिखा हुआ है वो आपकी साइड होती है एड्रेस साइड। अब यहाँ पे एड्रेस साइड में आपको उन्हें दाहिने हाथ के ऊपरी कोने में राइट हैंड के टॉप कॉर्नर में चिपकाना है, यानी कि यहाँ पर चिपकाए जाएंगे आपके जो भी पोस्टेज स्टैंप्स होंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? टू दी राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड, पता पक्ष के दाहिने हाथ के शीर्ष कोने में आपको इन्हें चिपकाना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन रेंट। किन डाक घरों में पोस्ट बॉक्स की सुविधा किराए पर उपलब्ध है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। ऑल पोस्ट ऑफिस, सभी डाक घरों में। हेड पोस्ट ऑफिस ओनली, केवल प्रधान डाकघरों में। सर्टेन सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस, या फिर कुछ चुनिंदा डाकघरों में। इनमें से कोई भी नहीं। आपकी जो पोस्ट बॉक्स वाली फैसिलिटी है ये कुछ एक आपके डाकघरों में, कुछ चुनिंदा डाकघरों में उपलब्ध होती है। और इस चीज़ को निर्धारित कौन करता है? हेड ऑफ सर्कल के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कौन से डाकघरों में रहेगी। 7th की कौन सी से ऑप्शन हो जाएगी आपके पास? सी, ठीक है। डिटरमाइंड इन दिस बिहाफ बाय हेड ऑफ सर्कल हम पढ़ते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि आपके जो कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, पोस्ट बॉक्स सुविधा कुछ एक चुनिंदा डाकघरों में उपलब्ध है और ये डाकघर जो है किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, या फिर कहाँ पे होगी पोस्ट बॉक्स आपकी सुविधा उपलब्ध, वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? याद रखना है हेड ऑफ सर्कल के द्वारा, CPMG के द्वारा इस चीज को निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बट टू डू इफ रेवेन्यू टिकट अफिक्स्ड ऑन अ लेटर इन प्लेस ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स। यदि किसी लेख पर डाक टिकट के स्थान पर राजस्व टिकट चिपकाया गया हो तो क्या किया जाएगा? ट्रीटेड एट पोस्टेज फी पेमेंट, इसे डाक शुल्क का भुगतान माना जाएगा। ट्रीटेड एज अनपेड, अवैतनिक माना जाएगा। विल बी रिटर्न टू सेंडर, या फिर विल बी सेंट टू RLO, इसे रिटर्न लेटर ऑफिस को भेजा जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इसका सही आंसर होगा आपके पास बी, ट्रीटेड एज अनपेड, इसे अनपेड माना जाएगा। हमने पढ़ा है कि रेवेन्यू स्टैंप्स आप डाक भार के भुगतान के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, पोस्टेज स्टैंप्स का यूज किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेवेन्यू स्टैंप जो होते हैं राजस्व डाक
टिकट जो होते हैं इनको पोस्ट ऑफिस के द्वारा बेचा जाता है और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा इशू किया जाता है। ध्यान रखना है, रेवेन्यू स्टैंप को पोस्ट ऑफिस सिर्फ बेचता है, इशू नहीं करता है, लेकिन पोस्टेज स्टैंप्स को डाकघर के द्वारा इशू किया जाता है और किसकी अथॉरिटी के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी के अंडर किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इससे संबंधित है। और ध्यान रखना है, आपका राजस्व डाक टिकटों का उपयोग डाक प्रभार के भुगतान के लिए कभी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी बी ऑप्शन जैसे हो जाएगी, इनको अवैतनिक माना जाएगा, अनपेड माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, बड़ी सी मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ अ गर्ल टू ओपन अ सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए लड़की की अधिकतम आयु सीमा क्या है? अप टू एज ऑफ 5 years ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ आएगा यहाँ पे, ठीक है। जन्म के बाद से केवल 5 वर्ष की आयु तक ही ऐसा अकाउंट खोला जा सकता है सुकन्या समृद्धि वाला। अप टू एज ऑफ 15 years ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, या फिर जन्म तिथि से केवल 15 वर्ष की आयु तक। अप टू एज ऑफ 10 years ओनली फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, या फिर जन्म तिथि से केवल 10 वर्ष की आयु तक। अप टू एज ऑफ 14 years ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, या फिर जन्म तिथि से केवल 14 वर्ष की आयु तक। 9th क्वेश्चन की जो सी ऑप्शन होगी आपके पास सी, जन्म तिथि से केवल 10 वर्ष की आयु तक ही खोला जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम एज जो है वो लड़की की 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे पहले पहले उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वो खोला जा सकता है। To whom the renter should submit an application in prescribed form performa for want the facility of post box की सुविधा के लिए किराएदार को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किसे सौंपना चाहिए? यदि कोई पोस्ट बॉक्स सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो उसे निर्धारित एक परफॉर्मा होता है, एक प्रपत्र होता है, उसके ऊपर उसे एप्लीकेशन जो है वो किसे देनी चाहिए? कंसर्न्ड चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, संबंधित मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल को, यानी कि सीपीएमजी को, कंसर्न्ड पोस्ट मास्टर जनरल, कंसर्न्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, या फिर कंसर्न्ड पोस्ट मास्टर, संबंधित पोस्ट मास्टर को। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन क्या किया कि आपकी पोस्ट बॉक्स सुविधा जो है उन्हीं डाकघरों में उपलब्ध होगी जो आपके हेड ऑफ सर्कल द्वारा डिटरमाइन किए जाएंगे, निर्धारित किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर पोस्ट बॉक्स सुविधा आपको चाहिए तो उसके लिए जो आवेदन है वो आपको कंसर्न्ड पोस्ट मास्टर को, संबंधित पोस्ट मास्टर को देना पड़ेगा। डी ऑप्शन आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, बीच वन इज प्रोहिबिटेड आर्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट, अंतर्देशीय डाक द्वारा संचरण के उद्देश्य से कौन सी वस्तु निषिद्ध है, यानी कि किसको डाक द्वारा आप संचरित नहीं कर सकते हैं, प्रसारित नहीं कर सकते हैं? और लॉटरी ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट, तो सरकार द्वारा आयोजित कोई भी लॉटरी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास लेटर कंटेनिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड वैल्यूइंग 5,000 रुपये मूल्य के सोने के आभूषणों वाला एक पत्र है। और लेटर कंटेनिंग रेलवे टिकट वाला कोई पत्र है। पार्सल कंटेनिंग मैचेस, या फिर एक पार्सल जिसमें क्या है, माचिस की तीलियां हैं, ठीक है। माचिस आप होती है जिसमें आप आग जलाते हैं, वो वाली है। तो यहाँ पे कौन सा इसमें प्रोहिबिट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, आप इसको प्रोहिबिट माना जाएगा ये, क्योंकि आप इसको डाक द्वारा नहीं भेज सकते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से कि आग पार्सल जिसमें आपकी क्या है, माचिस है, उसको नहीं भेजा जाएगा। बाकी अगर कोई लॉटरी है जिसको सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसको भेजा जा सकता है। अन्य कोई भी लॉटरी आप नहीं भेज सकते हैं। 5,000 रुपये के सोने के आभूषण भेज सकते हैं। रेलवे टिकट वाला कोई पत्र है उसको भी भेजा जा सकता है। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच पोस्टेज विल बी चार्ज फॉर बुकिंग अ रजिस्टर्ड लेटर वेइंग 150 ग्राम्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू भोपाल। नई दिल्ली से भोपाल के लिए 150 ग्राम वजन के पंजीकृत पत्र की बुकिंग के लिए कितना डाक शुल्क लिया जाता है? अब जब स्पीड पोस्ट की बात आती है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके किलोमीटर्स का भी हिसाब होता है, लोकल के लिए है या फिर किलोमीटर्स के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन आपकी रजिस्टर्ड पोस्ट में सिर्फ वेट लिमिट देखी जाती है, वेट चेक किया जाता है कितना वेट है। अब यहाँ पे क्या है बोला गया, आपका कौन सा लेटर है, रजिस्टर्ड लेटर है। तो ऑप्शंस आप देख लीजिए 60, 55, 47 या फिर 57। तो सबसे पहले देखिए रजिस्टर्ड के लिए आपको पता है पंजीकरण शुल्क कितना है, 17 रुपीज़ है। अब इसके बाद और कितने चार्जेस ऐड होंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक 20 ग्राम के लिए आपको 5 रुपये देने हैं, तो ये कितना है 150। तो सबसे पहले हम 20 के इसको उसमें लेके आएंगे। तो सबसे पहले देखिए 140 के इसमें लेके आते हैं, तो 20 से ये चला जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कितने रह गए 7, यानी कि यहाँ पे 7 के इसके डिनोमिनेशंस बन रहे हैं, तो 7 गुना कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5 रुपये आपके प्रति 20 ग्राम के हिसाब से टोटल कितने हो जाएंगे 35। उसके बाद आपका एक और हिस्सा बच गया इसका, यानी कि कितने बच गए अभी 10 ग्राम बच गए हैं, तो इस 10 ग्राम के लिए भी आपके कितने लगेंगे 5 रुपये ही लगेंगे, ठीक है। 1 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक हो तो 5 रुपये लगते हैं। तो टोटल यहाँ पे हमारा कितना हो गया, सबसे पहले 17 रुपीज़ आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे, 140 ग्राम के लिए आपके 35 रुपीज़ हो गए, और प्लस 5 रुपये आपके एक्स्ट्रा जो 10 ग्राम बच रहे हैं उसके लिए हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 57, ठीक है। तो 57 यहाँ पे, यानी कि आपकी डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास बड़ी सी, मिनिमम अमाउंट ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन इन दी पोस्ट ऑफिस, डाकघर में लोक भविष्य निधि खाता न्यूनतम कितने रुपए से खोला जा सकता है, 1000 रुपीज़, 1500, 100 या फिर 500 रुपीज़। 13th की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास डी, 500 रुपये से खोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, एट नाइट पोस्ट ऑफिसेज द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर, रात्रिकालीन डाकघरों में पंजीकृत समाचार पत्रों को क्या स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किया जाएगा तो कौन से दिन किया जाएगा। नोट एक्सेप्टेड ऑन एनी वर्किंग डे, किसी भी कार्य दिवस पर स्वीकार नहीं किया जाता है। एक्सेप्टेड ओनली ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, सिर्फ रविवार और डाकघर अवकाश वाले दिन ही स्वीकृत किया जाता है, क्योंकि आपके नाइट पोस्ट ऑफिस जो है वो रविवार और डाकघर हॉलीडे वाले दिन भी खुलते हैं। एक्सेप्टेड ऑन ऑल डेज, सभी दिन स्वीकृत किया जाता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास सी, ठीक है। सभी दिन इसको स्वीकृत किया जाता है, और कैसे किया जाता है, बिना किसी विलंब शुल्क के, बिना किसी लेट फीस के इनको स्वीकृत किया जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इससे संबंधित, आपके जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं इनको कौन कौन से कार्यालयों में बिना किसी विलंब शुल्क के, बिना किसी लेट फीस के एक्सेप्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, ठीक है, पीएसओ जिसे कहा जाता है। उसके बाद रेलवे मेल सर्विस कार्यालय, और उसके बाद आपका आता है नाइट पोस्ट ऑफिस। इन 3 डाकघरों में रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को बिना किसी विलंब शुल्क के स्वीकृत किया जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कन्फ्यूजन जो है थोड़ा सा आपका दूर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ रजिस्टर्ड लेटर और दूसरा कहूँ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। रजिस्टर्ड आपका अगर लेटर है तो उसका पंजीकरण कहाँ पे हो रहा है, पोस्ट ऑफिस में हो रहा है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का क्या है, आपको वो पढ़ लेना है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर किसके साथ पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का पंजीकरण डाकघर में नहीं होता है, उसको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर नहीं कहेंगे। अगर वो पंजीकरण आपको करवाना है तो वो अलग से करवाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ द रेंटर ऑफ अ पोस्ट बॉक्स डज नॉट क्लियर इट फॉर अ वीक, यदि लेटर बॉक्स का किराएदार इसे 1 सप्ताह तक खाली नहीं करता है, यानी कि 7 दिन तक लगातार वो उसमें से लेटर्स को नहीं निकालता है, तो क्या किया जाएगा। नोटिस विल बी सेंट टू हिम बाय इंश्योर्ड पोस्ट टू क्लियर दी पोस्ट बॉक्स, उससे लेटर बॉक्स खाली करने के लिए बीमित डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा, उसको इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा जाएगा कि आप लेटर बॉक्स को खाली कर लें। नोटिस विल बी सेंट टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू क्लियर दी पोस्ट बॉक्स, उसे लेटर बॉक्स खाली करने के लिए पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा। आर्टिकल विल बी रिटर्न टू सेंडर, या फिर लेख को प्रेषक को लौटा दिया जाएगा। आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्टमैन, पोस्टमैन के माध्यम से आर्टिकल का वितरण किया जाएगा। तो 15th क्वेश्चन की जो सही ऑप्शन आएगी आपके पास ये होगी बी, ठीक है। नोटिस विल बी सेंट टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू क्लियर दी पोस्ट बॉक्स, उसे नोटिस भेजा जाएगा, लेकिन कैसे भेजा जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, पंजीकृत डाक के माध्यम से, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा कि आप अपना लेटर बॉक्स जो है वो खाली कर लें। अगर फिर भी नहीं करता है, पोस्टमैन के माध्यम से उसका वितरण किया जाता है, फिर वो बाद वाला प्रोसेस है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, एन एक्शन विल बी टेकन इफ एन आर्टिकल wearing any stamps which were at any time but is not now in use for payment of postage, कोई वस्तु जिस पर कोई ऐसा डाक टिकट लगा हो जो किसी समय था लेकिन अब उपयोग में नहीं है, तो उस पर क्या कार्यवाही की जाएगी। जैसे पहले आपके 500 वाले नोट चलते थे, अब नहीं चलते हैं, ठीक है। उसी तरह से कोई आपका ऐसा डाक टिकट है जो पहले के ज़माने में चलता था, अभी नहीं चलता है, लेकिन उसको आपने उस डाक टिकट की जगह चिपका दिया आर्टिकल के ऊपर, तो क्या किया जाएगा, फॉरवर्डेड टू दी ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य कार्यालय को भेजा जाएगा, या फिर सेंड टू आरएलओ, रिटर्न लेटर ऑफिस को भेजा जाएगा, सेंडर को वापस कर दिया जाएगा, कैप्टन डिपॉजिट फॉर सेफ कस्टडी, सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उसको जमा कर लिया जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा सी, उसे सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, कौन सा आर्टिकल आपके डेस्टिनेशन को भेजा जाएगा, कौन सा सेंडर को वापस किया जाएगा, कौन सा रिटर्न लेटर ऑफिस को भेजा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन पेपर में इस तरह का 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि क्या इसे सेंडर को भेजना है, क्या इसको आपको एड्रेसी को भेज देना है, ठीक है, या फिर आपको इसे RLO को भेजना है, डिपॉजिट में रखना है, इसको क्या करना है, डिटेन करना है, जो भी करना है वो क्या करना है आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, बट कैन नॉट बी सेंट इन अ बुक पैकेट। बुक पैकेट में क्या नहीं भेजा जा सकता है? बुक्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड्स, प्रिंटेड नोटिस, प्रिंटेड सर्कुलर्स, ठीक है, मुद्रित सूचना या फिर मुद्रित परिपत्र जो होते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन, उसके बाद प्रिंटेड इनविटेशन। तो ये तो सामने आपका पता चल रहा है, इसमें रिटर्न कम्युनिकेशन आपका नहीं होना चाहिए। 17th की से ऑप्शन क्या आएगी आपके पास? सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, इन दी केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज दी एड्रेस शुड बी रिटन इन। विदेशों को संबोधित लेखों के मामले में पता कैसे लिखा जाना चाहिए? रोमन लेटर्स एंड अरबिक फिगर्स में, रोमन अक्षरों और अरबी अंकों में, ओन मदर लैंग्वेज या फिर अपनी मातृभाषा में, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास ये रोमन लेटर्स एंड अरबिक फिगर्स। बिल्कुल ध्यान रखना है, रोमन लेटर है, अरबिक फिगर है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको ऑप्शंस की जगह दिया होगा रोमन फिगर्स, अरबिक लेटर्स, इस तरह से ऑप्शंस और भी दी होंगी, साथ में आपने अच्छे से याद रखना है रोमन अक्षर, अरबी अंक, रोमन लेटर और अरबिक फिगर्स में होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, गलती इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बट एक्शन विल बी टेकन इफ एन आर्टिकल इज फाउंड बेयरिंग इनडेफिनेट एड्रेस। अनिश्चित पते वाली कोई वस्तु पाए जाने पर क्या कार्यवाही की जाएगी? अनिश्चित इनडेफिनेट एड्रेस कौन कौन से होते हैं? अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में, एक लंबा सा आपका पैराग्राफ आता है, उसमें सारे दिए हुए हैं। इनडेफिनेट एड्रेस माना जाएगा, डेफिनेट कौन से होते हैं या इनडेफिनेट कौन से होते हैं। लेकिन अगर किसी भी आर्टिकल के ऊपर इनडेफिनेट एड्रेस है तो उसके साथ क्या किया जाएगा? शैल बी सेंट टू RLO को भेजा जाएगा। शैल नोट बी डिलीवर्ड, उसका वितरण नहीं किया जाएगा। शैल बी कैप्टन डिपॉजिट, या फिर उसको डिपॉजिट कर लिया जाएगा। शैल बी डिलीवर्ड टू दी पोस्ट मास्टर, या फिर पोस्ट मास्टर को दे दिया जाएगा। ऐसे आर्टिकल का वितरण नहीं होता है। हमने क्या पढ़ा है? आर्टिकल्स बेयरिंग नोट डेफिनेट एड्रेस विल नोट बी डिलीवर्ड। अगर आर्टिकल के ऊपर आपका उसमें डेफिनेट एड्रेस नहीं है, उसमें आपका निश्चित पता नहीं है, तो इसका वितरण भी नहीं होगा। तो निश्चित पते वाले आर्टिकल्स का वितरण नहीं होता है। बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, मेल्स फॉर नेवी पर्सनल सर्विंग इन INS शिप्स शुड बी एड्रेस्ड टू whom? INS जहाज़ों में सेवारत नौसेना कर्मियों के लिए मेल किसको संबोधित किया जाना चाहिए? केयर ऑफ पोस्ट मास्टर ऑफ कंसर्न्ड टाउन, ठीक है, संबंधित शहर के पोस्ट मास्टर को केयर ऑफ करके भेजना है। केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई, ठीक है, या फिर फ्लीट मेल ऑफिस बम्बे के पते पर उनको भेजना है। केयर ऑफ द नेवी पर्सनल ऑफिसर, या फिर में से कोई भी नहीं, तो उनको फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर भेजा जाता है। बी ऑप्शन आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी। वेयर सेंडर्स एड्रेस इज रिटन ऑन दी आर्टिकल, लेख पर प्रेषक का पता कहाँ पर लिखा होता है? ऑन दी टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, बाएं हाथ के ऊपरी कोने में। एट दी बॉटम लोअर राइट हैंड कॉर्नर, या फिर दाएं हाथ के निचले कोने में। एट दी बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, या फिर में से कोई भी नहीं। आपको याद है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया कि डाक टिकट कहाँ पे चिपकाने चाहिए, उसी में मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम सी बना के दिखाई थी। यहाँ पे आपको क्या चिपकाना है? आपके पोस्टेज जो भी डाक टिकट है वो चिपकाने हैं। यहाँ पे एड्रेसी का नाम लिखना है, ठीक है। ये कहाँ पे आ गया आपका? ये आ गया आपका राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में। और आपका जो आपने एड्रेस लिखना है सेंडर का, प्रेषक का, वो कहाँ पे लिखा जाएगा? इस वाले कोने में लिखा जाता है। यानी कि कौन से कोने में हो जाएगा? ये आपका लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये क्या होगा आपके पास? एट द बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, बाएं हाथ के निचले कोने में आपको ये लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, बीच वन इज प्रोहिबिटेड आर्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन बाय इंलैंड पोस्ट। अंतर्देशीय डाक द्वारा प्रसारण के उद्देश्य से कौन सी वस्तु प्रतिबंधित है? कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट है? एनी डिसेंट फोटोग्राफ और पेंटिंग, कोई भी अच्छी तस्वीर या पेंटिंग आप भेज सकते हैं। उसके बाद कोई भी डिसेंट बुक है, ठीक है, वो आप भेज सकते हैं। टिकट प्रपोजल और एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ए लॉटरी, लॉटरी से संबंधित टिकट, प्रस्ताव या विज्ञापन, इनमें से कोई भी नहीं। तो किसे प्रतिबंधित माना जाएगा?
टिकट प्रपोजल और एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू अ लॉटरी, लॉटरी से संबंधित कोई भी टिकट है, प्रस्ताव है या विज्ञापन है, उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा प्रतिबंधित। लेकिन अगर कोई भी लॉटरी आपकी सरकार के द्वारा ऑथराइज की जाती है या ऑर्गेनाइज की जाती है, यानी कि उसके द्वारा, सरकार के द्वारा उसको अधिकृत किया गया हो या उसके द्वारा उसे ऑर्गेनाइज किया गया हो, ऐसी स्थिति में उसको प्रोहिबिट नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल लेटर्स विदाउट पोस्टेज स्टैंप्स, डाक टिकट के बिना आधिकारिक पत्र का वितरण कैसे किया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी हम इनलैंड पोस्ट से कोई भी इनसफिशेंटली पेड या फिर अनपेड आपका लेटर भेजते हैं, आर्टिकल भेजते हैं, तो जब उसका वितरण होता है तो डबल दी अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी लिया जाता है, यानी कि आपसे दोगुने चार्जेस लिए जाते हैं। जो भी कमी आपने अनपेड भेजा है तो जो भी आपके चार्जेस बनते थे उसके दोगुने चार्जेस आपसे लिए जाने थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स की बात करें, ये कौन सा आधिकारिक पत्र है, सरकारी कोई लेटर है, विल बी डन बाय रिसीविंग विदाउट फीस, बिना शुल्क प्राप्त किए आपको इसे वितरित कर देना है। विल बी डन बाय रिसीविंग बाई ड्यू पोस्टेज चार्जेस, या फिर दे डाक शुल्क प्राप्त करने के बाद वितरित किया जाएगा। विल बी डन बाई रिसीविंग डबल पोस्टेज चार्जेस, या फिर दोगुना शुल्क प्राप्त करने के बाद वितरित किया जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास विल बी डन बाई रिसीविंग बाई ड्यू पोस्टेज चार्जेस, दे डाक शुल्क प्राप्त करने के बाद ही वितरित किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपने एक मान लीजिए लेटर भेजा जिसके ऊपर 10 रुपये चार्जेस लगने थे। अब अगर तो ये इनलैंड होता, ठीक है, ऑफिशियल नहीं होता, तब आपसे डिलीवरी के समय 20 रुपये लिए जाते। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये ऑफिशियल है, ठीक है, सरकारी है, तो ऐसी स्थिति में आपसे सिर्फ 10 रुपये ही लिए जाएंगे, 10 से ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे। आपकी बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। AMPC मीन्स, AMPC की फुल फॉर्म क्या है? एयर मेल प्रोसेसिंग सेंटर, उसके बाद ऑथेंटिकेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर, आर्मी मेल पार्सल सेंटर, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। 24th की से ऑप्शन आपके पास आ जाएगी डी, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, डी ऑप्शन आपकी से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, एब्रीविएशन ऑफ MMC, MMC का संक्षिप्त नाम क्या है? मास मेलिंग सेंटर, मेल मॉनिटरिंग सर्विस सेल, या फिर मेल मोटर सेंटर, या फिर नन ऑफ दिया। एक होता है MMS, ठीक है, उसकी होती है मेल मोटर सर्विस, लेकिन MMC की क्या हो जाएगी? मास मेलिंग सेंटर। 25th की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस विच इज सिचुएटेड ऑन अ लाइन of through mail communication and receives and sorts bag intended for offices in advance without opening them is called। एक डाकघर जो किसी सीधी संचार लाइन पर स्थित होता है और आगे के डाकघरों के लिए थैलों को प्राप्त करता है और उन्हें बिना खोले उनकी छंटाई करता है, उसे क्या कहा जाता है? हेड पोस्ट ऑफिस, यूनिट बैग ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस, या फिर ट्रांजिट ऑफिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई मेन ऑफिस है, चाहे वो हेड ऑफिस है, चाहे कोई सा भी ऑफिस है, जहाँ से आपका डाक जो है वो चलनी शुरू होती है आपके एसओज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एसओज के लिए, क्योंकि अभी यहाँ से एक सड़क जा रही है, मान लीजिए एक रास्ता है, लेकिन यहाँ से आपके एसओ जो है वो उनका रास्ता अलग अलग पड़ता है, ठीक है। ये मान लीजिए एक एसओ है, ये दूसरा एसओ है, ये तीसरा एसओ है और ये चौथा एसओ है। एक एसओ यहाँ पे आपका 5वें वाला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सीधी संचार लाइन पर स्थित है, ठीक है। यहाँ वाला ये जो डाकघर है ये सीधी संचार लाइन पर स्थित है और इसके आगे के जो भी एसओ पड़ते हैं वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग डायरेक्शन में, आप कह सकते हैं अलग अलग उनके लिए मार्ग जाता है, रास्ता अलग है। ऐसी स्थिति में इस वाले डाकघर को क्या किया जाता है, इन सभी पोस्ट ऑफिस के जो भी मेल बैग होते हैं, जो भी डाक थैले होते हैं, वो इसको दे दिए जाते हैं। और ये क्या करता है, इनको बिना खोले, क्योंकि अभी खोलेगा नहीं क्योंकि उनके नाम से भेजा जाता है, तो इनको छंटाई करेगा और फिर इनके रास्ते पे आगे इनको भेज देगा। तो इस वाले डाकघर को क्या कहा जाएगा, तो इस वाले डाकघर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रांजिट ऑफिस, पारवहन कार्यालय इसको कहा जाता है, ठीक है। जो किसी सीधी संचार पर लाइन पर स्थित है और जो आगे के डाकघरों के लिए आए थैलों को प्राप्त करता है और उनको बिना खोले छंटाई उनकी करता है, उसको क्या कहा जाता है, पारवहन कार्यालय कहा जाता है। अब भूलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज कॉल्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का कार्यालय किसे कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस विच एक्सचेंजेस मेल विद इन दी कंट्री, डाकघर जो देश के भीतर डाक का आदान प्रदान करता है। और पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन विच एक्सचेंजेस आर्टिकल्स अदर देन पोस्टल मेल्स विद फॉरेन कंट्रीज, एक डाकघर एक छंटाई कार्यालय या अनुभाग जो विदेशों के साथ डाक मेल के अलावा अन्य लेखों का आदान प्रदान करता है। और पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन विच एक्सचेंजेस मेल विद ऑफिस ऑफ फॉरेन कंट्रीज, एक डाकघर या छंटाई कार्यालय या अनुभाग जो विदेशों के कार्यालयों के साथ मेल का आदान प्रदान करता है। इनमें से कोई भी नहीं।
तो 27 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? ही एक ऐसा डाकघर जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है। ये भारत है, ये फॉरेन कंट्री है, यहाँ पे एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है आपका जो यहाँ पे फॉरेन कंट्री के कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान कर रहा है, यानी कि ये भेज रहा है या प्राप्त कर रहा है। तो इसको क्या कहा जाएगा आपका? इसको कहा जाएगा ऑफिस ऑफ एक्सचेंज विनिमय का कार्यालय, इसको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, मेल बैग कंटेन्स, जो मेल बैग होते हैं उनमें क्या क्या होता है? अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, अनरजिस्टर्ड पार्सल या फिर ऑल दी अबव। तो क्या होता है इनमें? ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स भी होते हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल यानी कि पत्र मेल के पंजीकृत लेख भी होते हैं, पंजीकृत पार्सल भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपकी सही ऑप्शन क्या आ जाएगी? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, ड्यू मेल्स कंप्राइज, दे मेल में क्या क्या शामिल है? अब ये दे मेल क्या होती है? एक होती है आपकी ड्यू मेल, एक होती है अनयूजुअल मेल। अब ड्यू मेल में क्या कहते हैं आप इसमें क्या कहेंगे कि क्या होती है कि जब भी आपके कोई भी ऐसे लेख, कोई भी ऐसे आर्टिकल्स, कोई भी ऐसे बैग्स जो आपको निर्धारित समय अवधि पर या फिर डेली आपको पोस्ट करने हैं या आपको रिसीव करने हैं। मान लीजिए आप एसओ में काम करते हैं, अब मैं उदाहरण आपको दे देता हूँ, एसओ में काम आप करते हैं तो आपने देखा होगा कि रजिस्टर्ड बैग जो होता है, एक पंजीकृत थैला जो होता है वो डेली बनाया जाता है। चाहे उसमें आपको कोई भी आर्टिकल मिल रहा है पोस्ट करने के लिए, कोई भी आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको बनाया जाएगा। चाहे एम्प्टी क्यों ना बनाना पड़े, खाली क्यों ना बनाना पड़े, वो बनाया जाएगा, उसको कहेंगे दे मेल। ठीक है, ड्यू मेल आ जाएगी क्योंकि उसको बनाया जाना है, चाहे रोज बना रहे हैं चाहे निर्धारित अवधि के ऊपर। लेकिन कुछ होते हैं अनयूजुअल मेल। अनयूजुअल में कैसे? जैसे आपका पार्सल बैग है, ठीक है, पार्सल बैग आपने देखा होगा तभी बनाया जाएगा जब आपके पास कोई पार्सल हो भेजने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? अनयूजुअल मेल, यानी कि जब जरूरत है तभी उसको बना रहे हैं तो उसको अनयूजुअल में गिना जाता है। अब यहाँ पे ड्यू मेल में हमें बताना है कौन सा आएगा, पार्सल मेल, पैकेट मेल, स्पेशल मेल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 29 की से ऑप्शन क्या आ जाएगी? डी। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। स्पेशल मेल जो है ये भी आपकी ड्यू मेल में नहीं आती है, जब ज़रूरत होती है तभी बनाया जाता है। पैकेट मेल भी और पार्सल मेल भी, इन तीनों को तभी बनाया जाता है जब इसकी ज़रूरत होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी। अगला क्वेश्चन है, ए ऑर्डर मीन्स, ए ऑर्डर जो होते हैं, ए आदेश जो होते हैं क्या होते हैं? एन ऑर्डर इशू बाय सुपरिटेंडेंट आरएमएस प्रेस्क्राइबिंग चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट, एक आदेश जो आरएमएस के रेलवे मेल सर्विस के अधीक्षक द्वारा जारी किया जाता है जिसमें छंटाई सूचियों में परिवर्तन निर्धारित किया गया हो, उसे ऑर्डर कहा जाएगा। एन ऑर्डर इशूड बाय अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रेस्क्राइबिंग चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट, डाकघरों के अधीक्षक द्वारा जारी एक आदेश जिसमें छंटाई सूचियों में परिवर्तन निर्धारित किया गया हो। एन ऑर्डर इशूड बाय अ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल प्रेस्क्राइबिंग हैंग्स इन सॉर्टिंग लिस्ट, या फिर एक मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा जारी एक आदेश जिसमें सूचियां बांटने का प्रावधान है। एन ऑर्डर इशूड बाय अ पोस्ट मास्टर जनरल प्रेस्क्राइबिंग चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट। अब ए ऑर्डर क्या होते हैं? ए ऑर्डर होते हैं आपके 24 छंटाई सूचियों में उसमें परिवर्तन से संबंधित ऑर्डर जब भी इशू किए जाते हैं उनको ए ऑर्डर कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़, इनको इशू कौन करता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, रेलवे मेल सर्विस के अधीक्षक द्वारा किया जाता है। उसी तरह से बी ऑर्डर आते हैं, ठीक है, उसी तरह से टीवी ऑर्डर आते हैं। हमने तीनों पढ़े हुए हैं, ध्यान रखना तीनों के तीनों ऑर्डर आपके रेलवे मेल सर्विस के सुपरिटेंडेंट के द्वारा ही इशू किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास जीके वाला, ठीक है, डिपार्टमेंट वाला यहाँ पे खत्म हो रहा है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे, आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो भी दूर होती हैं, दूसरों की गलतियां भी आप सुधारेंगे तो उससे आपका भी बड़ा फ़ायदा होता है। चलिए शुरू करते हैं। जीके वाला क्या है? वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड? झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? रायपुर, रांची, पटना या फिर जयपुर? क्वेश्चन पेपर कौन सा कर रहे हैं? मध्य प्रदेश वाला। और राजधानी पूछी हुई है, सभी की राजधानी कर लेना आ सकती है। झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? झारखंड की राजधानी आपकी रांची में है, बी ऑप्शन आपकी से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, बुध, बृहस्पति या फिर शुक्र? तो 30 सेकंड की सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगी डी। ठीक है, शुक्र जो है, वेनस जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे चमकीला भी यही है, आपकी डी ऑप्शन सही हो जाएगी। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? लोकसभा में 2 किए जाते हैं, राज्यसभा में कितने किए जाते हैं? 10, 12, 15 या फिर 8? तो 12 को किया जाता है। यहाँ पे भी ऑप्शन आपके से हो जाएगी। हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? 34th की से ऑप्शन आपके पास आ जाएगी सी, प्रेसिडेंट।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वर्तमान में भारत सरकार के डाक विभाग के सचिव कौन है, गूगल से सर्च कर लेना कौन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच डे वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व डाक दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 11th 10th या फिर 11 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास भी 9 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। हाउ मैनी नंबर ऑफ स्पोक्स आर देयर इन व्हील ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के पहिए में तीलियों की संख्या कितनी होती है, 20, 24, 6 या फिर 12। तो 37 की सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी बी, 24 होती है, ठीक है, 24 तीलियां होती हैं। वेयर डिड महात्मा गांधी लेड फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पे किया था, दांडी, खेड़ा, अहमदाबाद या फिर चंपारण। तो कहाँ पे किया था, चंपारण में किया था, डी ऑप्शन आपकी से हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर बैंक उज्जैन इज सिचुएटेड, ठीक है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा, ताप्ती, शिप्रा या फिर तवी। तो किस नदी के तट पर स्थित है, शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है हर वर्ष, 21 मार्च, 21 मई, 21 जून या फिर 21 जुलाई। तो कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, इसी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। तो ये था मध्य प्रदेश सर्कल का GDS टू MTS क्वेश्चन पेपर। इतना आसान क्वेश्चन पेपर है, 100 में से 100 मार्क्स आपके आने चाहिए, तभी आप कह पाएंगे आपकी MTS में प्रमोशन पक्का है। नहीं तो अभी कंपटीशन इतना है, आपके एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर्स की PDF चाहिए या फिर रेगुलर क्लासेस में जुड़ना है, आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हम आपको देंगे अच्छे से बनाए हुए, जो आपको समझने में बिल्कुल आसान होंगे। वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको समझाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं, डेली आपका एग्जाम भी लिया जाता है, मैथ आपको GK इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, ताकि आप एग्जाम में बैठो और आपको सारे क्वेश्चंस आते हो। इसलिए आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, ठीक है, और रेगुलर क्लासेस में जुड़ जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।